नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं करण पासी जी, जो जिलाध्यक्ष हैं भीम आर्मी के हरदोई से। बहुत-बहुत स्वागत है करण पासी जी आपका एटीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद केशव भाई, मुझसे बातचीत करने के लिए। भीम आर्मी को लगातार देश में लोग देख रहे हैं, तब से लोगों ने देखा है। जब से भीम आर्मी ने जो है पाँव पसारे उसके बाद तमाम जो है तरह की बातें हुई कि भीम आर्मी लोगों को गुमराह कर रही है। बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद भी बनी और भीम आर्मी मुझे लगता है कि पूरे देश में हर कोने में जो है काम कर रही है आज और बहुत सारे लोगों को जो है निजात भी मिली है। जो पीड़ित हैं, जी शोषित हैं, जो वंचित हैं और मेरा ये मानना है कि बहुत बड़े स्तर पर जो है काम भीम आर्मी ने किया है और बहुत सारे लोगों के लिए एक जो है मसीहा के तौर पर भी भीम आर्मी उतरी है। भीम आर्मी का जो मूल उद्देश्य है वो क्या था? क्योंकि शुरुआत में ये कहा गया कि राजनीति में तो हमारा आना उद्देश्य नहीं है, लेकिन राजनीतिक लोगों से काम करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि भीम आर्मी की जो मूल संरचना है, जो उद्देश्य हैं, वो क्या हैं और जिन पर भीम आर्मी काम कर रही है? और आगे जो लक्ष्य हैं, वो क्या भीम आर्मी ने रखे? जी। देखिए केशव भाई, जैसा कि आपने बताया कि भीम आर्मी का उद्देश्य नहीं था राजनीति में आना। उद्देश्य था लोगों से अपने बहुजन समाज का काम करवाना। लेकिन जब भीम आर्मी के लोगों को उनकी योग्यता अनुसार, उनके काम के अनुसार राजनीति में हक नहीं मिले, तो भीम आर्मी ने एक पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी। जैसा कि आपने बोला कि भीम आर्मी पे लांछन लगते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो हर किसी पे लगते हैं। इसी बिल्कुल। तरीके से जब मान्यवर काशीराम साहब जिस समय फील्ड में काम कर रहे थे, उस समय पे लोग उनको कांग्रेस का दलाल भी बोलते थे और हमारे बहुजन समाज के लोग ही उनके तंबू तक उखाड़ के फेंकने का काम करते थे। लेकिन आज बहुजन समाज के लोग उनको पूजते हैं और यही बहुजन समाज की कमी है कि समय रहते बहुजन समाज के लोग अपने मसीहा को पहचान नहीं पाते। और भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य है कि देश में समानता का भाव लोगों के अंदर आए। लोग एक दूसरे को हीन भावना से ना देखें, लोग सबको समान समझे। क्योंकि ये कोई जातिवाद का लड़ाई नहीं है, ये कोई जातिवादी लड़ाई नहीं है, ना ही कोई धार्मिक लड़ाई है। ये लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है और अपने हक अधिकारों की लड़ाई है। और आज के जमाने में केशव भाई, आप भी जानते हैं, राजनीति कर के बिना आप अपने हक अधिकारों को नहीं पा सकते। हुँ। जी। नहीं, बिल्कुल, आज की जो लड़ाई है वो वाक़ई अस्तित्व की लड़ाई है क्योंकि इतने वर्षों के बाद में अगर समाज में कहीं न कहीं छुआ-छूत व्याप्त है, तो कैसे व्याप्त है? क्योंकि जी 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 बड़ा संघर्ष है और इस पर मैं कभी-कभी हतप्रभ और हैरान भी होता हूँ, कि जब जी बात जी की जी जाती है कि समाज, एक राष्ट्र और एक ही सब कुछ होना चाहिए, तो फिर जो है ये इतनी बड़ी जो विचारधारा है, वो कैसे समाज में जी जी व्याप्त है, इसे हटना ही चाहिए। और इसको लेकर के जी बहुत बिल्कुल। सारे लोग आगे आते भी हैं और उस पर जो है जी बातचीत भी करते हैं। कुछ एक जी जी बुराइयाँ हर एक समाज में हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बड़ी लंबी जो वजह है, जिससे लोगों में दूरियाँ हैं, जो आपस में बँटे रहे, जो आपस में कटे रहे, जिनकी बातचीत तो होती है, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए, तो वो आज भी वाक़ई में बँटे हुए हैं। वो कहा जाता जी है कि जी जी बने रहिए एक साथ में, तो केवल क्या फेसबुक या ट्विटर पर ही बने रहना है? समाज में जी जी एकजुट नहीं होना है। मेरा ये मानना है साफ तौर पर कि समाज में एकजुटता लानी अनिवार्य है। किसी की पूजा पद्धति क्या है, किसी का सोचना क्या है, किसी के वैचारिक क्रांतिकारी क्या है और क्या उसकी विचारधारा है। क्या उसका बिज़नेस है, जी क्या जी उसका व्यवसाय है, क्या उसका वर्ण है, क्या उसकी जाति है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जी राष्ट्रवाद तो एक होना चाहिए। नागरिकों के बीच में जो समानता की बात होती है और हर देश करता है। इसी वजह जी से तो देश बिल्कुल। टूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, इंसानों के बीच में जो बिल्कुल। खाई है, बाँटने का काम किया जाए और वो एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। क्योंकि एक हाथ से जी अगर सुधर बिल्कुल। सकता है, तो बहुत लंबे समय से वादी जो है हमारे क्रांतिकारी हुए और तमाम जो है सुधारवादी आंदोलन भी चलाए गए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से जो है जब बातचीत की जा रही है, तो प्रयास भी किए जाने चाहिए, सिर्फ़ बातचीत नहीं। कि मैं ये कह रहा जी हूँ कि हम बिल्कुल। तो बँटना नहीं चाहते हैं, तो अगर आप बँटना नहीं चाहते हैं, तो फिर कटे-कटे भी क्यों आप घूम रहे हैं? इन विषयों पर जी शायद ये बिल्कुल। प इंटरव्यू जो लोग देखेंगे, वो ये कहेंगे
कि केशव पंडित तो आज एक ऐसी विचारधारा के लोगों को लाए हैं, हालाँकि मैं तो कभी किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं रहा हूँ, लेकिन वो देखने के बाद में ये ज़रूर महसूस करेंगे कि नहीं देखिए कहाँ करण पासी जी को बिठा लिया है, तो भीम आर्मी में चंद्रशेखर रावत के अनुयायी हैं, करण पासी को अलग से बिठाया होता, करण पासी पर चर्चा उनके पासी सम्राटों पर की होती। वर्तमान में कौन सम्राट है, कौन मसीहा है, ये भी देखना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जो है आँखों में चुभ रहा है क्यों? भारत का नागरिक, भारत के ही नागरिकों को अगर आँखों में चुभ रहा है भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत कमी है सुधार की। अगर महाराष्ट्र के अंदर भाषा के नाम पर नफ़रत की जा रही है, हिंदी भाषियों के साथ में अभद्रता की जी, जा जी, रही है, वैसा ही जी, है, जैसा एक जाति एक लंबे समय से शोषित अपने आप को समझ रही थी, आज उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भाषा के नाम पर भी हम चले जा रहे हैं। जी, तो ये बिल्कुल, कह रहे हैं बिल्कुल। कि तो ये भाषा, जाति, क्षेत्रवाद इसको अगर हम एक दरकिनार कर दें और एक तिरंगे के नीचे आने का प्रयास करें, हम बहुत लंबी एक जो लड़ाई है उसे हम समाप्त करके एकजुट अगर आज भी हो जाएँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा जितना भारत बचा है, 12 देश इसके अलग है और आज जो हमारा भारत बचा है वो बहुत खूबसूरत और अखंड हो सकता है। लेकिन अब तीखे सवालों के साथ में हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू में लोग ये भी जानेंगे कि क्या सवाल थे और किन पर बहस होनी चाहिए थी कि क्या वो सवाल किए गए जिन पर भीम आर्मी को चलना चाहिए। जिनके लिए वो आई, जिनके लिए भीमराव अम्बेडकर जी भी लगातार जो है डॉक्टर साहब ने पूरी वकालत की, पूरी बातचीत की और वो हमेशा जिस चीज़ के खिलाफ रहे, क्या वो वाक़ई में जो है, वो अम्बेडकरवाद में कुछ झलक रहा है ऐसा? क्या वाक़ई में उनकी विचारधारा पर लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये भी जानने की जी, ज़रूरत है। बिल्कुल। बिल्कुल, भीम बिल्कुल। आर्मी पर हमारे जो सवाल हैं, अब एक-एक करके हमारे सवाल रहेंगे और उनको जो है कम समय में आपने उनके उत्तर देने हैं, प्रयास करना है जी, क्योंकि सवाल ज़्यादा है और सवाल ताकि जो जी, है जी। पूरे भी हो जाएँ। जी, जी। भीम आर्मी जो है, हरदोई में दलित और बहुजन समुदायों के लिए क्या विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान दे रही है? जो मुख्य समस्याएँ हैं, क्या केवल उन पर ध्यान दे रही है? और साथ ही दूसरा बड़ा सवाल कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो समाज में पूरे महिलाओं की बात की थी। क्या आपको लगता है कि भीम आर्मी सभी महिलाओं की बात करता है? क्या उसके कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत जो है सवर्ण समाज की भी शोषित महिलाओं के साथ में जो है बातचीत की गई या उनकी बातचीत उठाई गई? जी। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है या इस वजह से हुँ। नेटवर्क जी, आवाज़ मेरी आ रही है आप तक? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। मेरा सवाल यह था कि भीम आर्मी हरदोई क्षेत्र में, जो आपका क्षेत्र जी, है जिसके आप अध्यक्ष हैं, आप जी, लगातार जो है दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं। जी। भीम आर्मी से पहले जो है वहाँ पर क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? क्या वाक़ई में अब जो है जो रामराज की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ समस्याएँ जो है सुनी भी जा रही हैं या नहीं? सरकारी सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं? क्योंकि बातचीत की जा रही है कि अब तो हिंदू सरकार है, हिंदुओं की बहुत ज़्यादा सुनेगी, बौद्धों की बहुत ज़्यादा सुनेगी, जैनियों की, सिखों की, सभी की बहुत ज़्यादा सुनेगी। तो ये सरकार वाक़ई में ठीक वैसे ही जो भाषणों में है, वही धरातल पर है? जी। जी, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल ऐसा कि जो इनके भाषणों में रहता है, वैसा कुछ भी ज़मीन पे दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अभी बाबा साहब की जयंती थी 14 अप्रैल, उसके बाद में कई ऐसी घटनाएँ घटी, जो 14 अप्रैल को लेकर के घटी।
मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपकी रामनवमी है या आपकी कलश यात्रा है, अगर हम उसमें कोई विघ्न नहीं डाल रहे हैं, तो अगर कुछ लोगों की, देश के करोड़ों लोगों की हुँ, जो श्रद्धा है, वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के से जुड़ी हुई है, आस्था उनसे जुड़ी हुई है। अगर वो लोग उनके उनके जन्म जयंती पर प्रोग्राम कर रहे हैं, हुँ, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? जैसा कि आप देख रहे होंगे, सभी धर्मों के हुँ, जो भी धार्मिक कार्य हैं, वो पुलिस अपने संरक्षण में करवाती है। लेकिन अंबेडकर जयंती मनाने के लिए भी धारा 144 लगा दी गई। मैं मानता हूँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई होगी। लेकिन फिर अगर उनका उस दिन का पर्व था, तो उन लोगों को जगह-जगह पे रोका गया, जगह-जगह पर रैलियाँ रोकी गई। और हम जो लोग, जब सरकारी मुलाजिम बोलते हैं कि परमिशन करवाइए, हम लोग परमिशन के लिए भी हमारे लोग डलवाते हैं, लेकिन उनकी हुँ, परमिशन रद्द कर दी जाती है। हुँ, हम लोग तो पूरे तरीके से संवैधानिक तरीके से हर कार्य को करना चाहते हैं। लेकिन ये मौजूदा सरकारों की मंशा क्या है? और आप भली-भाँति जानते हैं, जो भी शासन-प्रशासन के लोग होते हैं, सरकार के दबाव में तो रहते हैं। सरकार हमारी हो या आपकी हो या किसी की हो, किसी पार्टी की हो, सत्ता हुँ, के दबाव में कुछ हद तक तो प्रशासन के लोग रहते हैं। हुँ, और जी, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, हमारे मुस्लिम भाइयों के ईद के, बकरीद के प्रोग्राम किए जाते हैं। हुँ, हिंदू भाइयों के होली, दिवाली, रामनवमी और तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं। ईसाई भाइयों के, जैनों के, जिनके भी प्रोग्राम किए जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती लोगों को। लेकिन जब अम्बेडकरवादियों का कोई प्रोग्राम होता है, हुँ, अभी बुद्ध कथा का ही आप ले लीजिए, हुँ, बुद्ध कथाओं के लिए हम लोगों को बुद्ध कथा की परमिशन के लिए हुँ, संघर्ष करना पड़ता। हुँ, जबकि अन्य किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार अगर हुँ, उसके जो भी वक्ता हैं, वो अपना करते हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन बुद्ध कथाओं का अगर कहीं आयोजन होना है, तो उसकी परमिशन लेना ज़रूरी है। चलिए ख़ैर कोई बात नहीं, संवैधानिक लोग हैं, हम तो उस चीज़ को भी फ़ॉलो करते हैं। कहीं भी अगर भीड़ होती है, तो वहाँ पे परमिशन होनी चाहिए, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और प्रशासन के लोग उस चीज़ को देखते रहें। लेकिन परमिशन डलवाने के बावजूद भी परमिशन रद्द की जाती है। तो ये मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से सरकारें बात करती हैं, उस तरीके से धरातल पे काम भी कर रही हैं। जी। आपकी जो नाराज़गी है वो इसलिए है कि बराबर जो है समानता की बात हो रही है, तो हमें भी परमिशन और सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जाए, दोनों चीज़ें जो है बराबर चले तभी जो है समाज में बैलेंस जो है बना रहेगा। लेकिन जी, वॉयलेंस बिल्कुल। की स्थिति क्यों हो जाती है? क्यों ऐसे बयान आ जाते हैं? क्यों इन चीज़ों का समर्थन किया जाता है? ये समझ में नहीं आता है कि दोनों तरफ से वॉयलेंस भी ये कैसे? मतलब इसको कैसे आक्रोश को रोका जाए? लड़ाई बराबरी की है, तो मुझे लगता है कि बराबरी पर भी हमें करनी चाहिए। लड़ाई एजुकेशन की है, तो हमें एजुकेशन की भी बातचीत करनी चाहिए। हर चीज़ की बातचीत करनी चाहिए। सरकार भी लगातार कह रही है कि हम सब कुछ दे रहे हैं, बिना माँगे भी दे रहे हैं, हमने मकान भी दिए हैं, हमने राशन भी दिया है। क्या इससे जो है लोग संतुष्ट नहीं हैं? क्या ऐसी कमी है जो समाज में लगता है कि इस चीज़ की भरपाई हो जाए तो उससे ज़्यादा जो है बेहतर कुछ हो जाएगा? कमी किस चीज़ की लगती है? क्या कानूनों में जी। कमी है या फिर कानूनों का सही पालन न करने वालों की कमी है? जी। देखिए, कानूनों में कमी नहीं है, कानूनों का पालन करने वालों में कमी है। क्योंकि वही बाबा साहब ने जिस समय भारतीय संविधान संसद में पेश किया था, उस समय उन्होंने भारतीय संविधान की अच्छाइयाँ नहीं गिनाई थी। उस समय ने उन्होंने यही बोला था कि अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, तो कितना भी खराब संविधान हो, वो अच्छा साबित होगा। और अगर भारतीय संविधान को चलाने वाले लोग ही गलत हैं, तो कितना भी अच्छा संविधान हो, वो गलत ही हमेशा साबित किया जाएगा। और जैसा कि कानून व्यवस्था की बात रही, राशन की बात रही, आप अच्छा रोज़गार दीजिए, 5 किलो राशन से व्यक्ति की महीना नहीं गुज़र सकता भाई साहब। आप देख रहे हैं 5 किलो राशन में क्या होता है? 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता। आप बात करते हैं एजुकेशन की, आपने बात कही। आप मैंने देखा, अभी आपने भी सुना होगा कि अब की जो चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव होने वाले हैं, वो सीधे जनता से होने वाले हैं।
वन मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, ये सिस्टम आ रहा है। जी, तो वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात करते हैं, तो वहां पे वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? क्या मैं गरीब हूं, आप गरीब हैं, तो हम लोगों के बच्चों को सही शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी, और आप देख लें प्राइवेट स्कूलों की दशा देखिए, एक एक केजी नर्सरी फर्स्ट क्लास का कोर्स लेने के लिए लोगों को 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो गरीब आदमी कहाँ से पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा सकता। मैं तो ये चाहता हूँ एक जैसी शिक्षा पूरे देश में, और फिर आप कहते हैं कंपटीशन में आइए, कम, और फिर आप बात करते हैं आरक्षण का। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप उन चीजों को छोड़ के आप अगर एक देश और एक शिक्षा की नीति लाएं। बात आरक्षण की कौन करता है? कौन करता है? देखिए, ये जो मौजूदा सरकारों में है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नहीं, जी ने भी सरकार ने बोला। तो कभी नहीं कहा है, सरकार ने कभी कोई ऐसा नहीं वक्तव्य, वो, क्योंकि आप बोल रहे हैं, आप पूरी ज़िम्मेदारी से बोलेंगे, आपके बयान होंगे, क्योंकि आगे जी आपको जो जी है जी, ये आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी। बयान कब दिया उन्होंने? कोई एक बयान ऐसा मुझे बताओ कि किस तिथि को और किस स्थान पर ऐसा बयान दिया गया, वो एग्ज़ैक्ट मुझे आप एक ऐसा बता सको, कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल। एक बयान जो आरक्षण के हम्म, खिलाफ था या पक्ष में था? क्योंकि मेरी समझ में तो मुझे नहीं पता है। जी, मुझे अगर आप बताएँगे तो मुझे लगता है कि मुझे भी वो जानना चाहिए। जी। उसका डेट और तिथि तो नहीं बता सकते। चलिए, बयान का आप मुझे बता दीजिए कि बयान क्या था? क्या बोला था? बयान ये था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था, मैं किसी भी जाति के, किसी भी हुँ, धर्म के हुँ, हर आरक्षण के खिलाफ हूँ। हुँ, ये बयान था उनका। हुँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा आज तक बयान मैंने तो ख़ैर नहीं सुना है, लेकिन अगर आप बोलेंगे और अगर आप मुझे यदि भेजेंगे, तो मैं बिल्कुल चलाऊँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार आरक्षण जी, को मैं यही कोशिश, कहते आए हैं कि जब तक सशक्त और जो है मजबूत नहीं हो जाते, आरक्षण जारी रहेगा, और उन्होंने आरक्षण का इज़ाफ़ा भी किया है। एससी-एसटी एक्ट जो है वो बंद हुआ पड़ा था, उन्होंने बाहर भी निकाला है, बहुत सारे काम भी किए हैं। मैं समझता हूँ कि उनके जो है ऐसे कोई नीति 5 नीतियाँ आप बताइए जिनसे आप नाराज़ हैं, कि जो केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए था और उन्होंने हालाँकि जो है कर दिया है। एक तो एजुकेशन नीति जो आपने कही, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ जी, कि वन नेशन वन एजुकेशन बिल्कुल होना चाहिए। एक जैसी किताबें हर साल तो इनकी किताबें बदल जाती हैं। तो जो बेचारा बच्चा अगर कहीं धोखे से पढ़ भी ले और वो ये सोचे कि हम किताब सेकंड हैंड खरीद लेंगे, वो खरीद नहीं पाएगा, जी, जी, क्योंकि वजह यहाँ जी, है कि जी, वो जी। किताबें महँगी हो चुकी होती हैं, वो फीस भरे और ऊपर से उसके ऊपर ट्यूशन का दबाव। तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात बिल्कुल होनी चाहिए, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जी। देखिए, पहला तो वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए कि सारे, जैसे मैं एक रिक्शा चालक का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ सके, और एक हुँ, विधायक मंत्री का बेटा उसी स्कूल में पढ़ सके। हुँ, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर विधायक मंत्रियों की हुँ, पेंशन हुँ, चालू रहती है, लेकिन जो देश के लिए, समाज के लिए सरकारी नौकरी करता है, हुँ, उसकी भी पेंशन जारी रहनी चाहिए। हुँ, नंबर 2, नंबर 3, जो आप देख रहे होंगे आए दिन हुँ, पेपर लीक होते रहते हैं। हुँ, आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं, हुँ, जिससे हमारी सरकारों का भी, हमारे देश हुँ, का बहुत नुकसान होता है। बहुत हुँ, काफ़ी मात्रा में नुकसान होता है कि जिस काम को करने के लिए एक बार व्यक्ति जाएगा, और उसी काम करने के लिए 4 बार जब जाएगा, तो भाड़ा, किराया, मतलब सारी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। हुँ, नंबर 4, हुँ, आप देख रहे होंगे कि आए दिन ठेके चलाए जा रहे हैं। सरकारी विभाग हो, या मतलब स्वास्थ्य विभाग हो आपका, रेलवे विभाग हो, कई विभागों में ठेके पे नौकरियाँ दी जा रही हैं। हुँ, तो वहाँ पे धीरे-धीरे आरक्षण को खत्म किया जाए। भाई आरक्षण कहाँ से बचेगा जब ठेके पे कोई ठेकेदार होगा, जी, उसको, जी, जब उसमें ठेकेदार होगा, जब वो ठेकेदार को जो फ़ायदा होगा, वो फ़ायदे हुँ, वाली नीति अपनाएगा ना, ना कि हुँ, वो, और हमारे लोग काम भी करते रहते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है। हुँ। तो इन चीज़ों से बिल्कुल दिक्कत होती है। जब भी सरकार कोई कानून बनाती है, कोई नौकरी लाती है, वो तो सभी समान रूप से ही लाती होगी, क्योंकि आपके लिए ऐसा तो उसमें लिखा नहीं है कि सवर्णों के लिए कुछ और है, इनको पेंशन ज़्यादा मिलेगी, उनको कम मिलेगी। पद के हिसाब से ही सारा कुछ नहीं, रखा नहीं। जाता है सरकारी नौकरियों में। जी, मैं कंप्लीट कर लूँ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
अभी क्या जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन सरकारी नौकरी क्यों करवानी है? बोले इसलिए करवानी है क्योंकि काम नहीं करना पड़ता। एक कहावत आपको बता रहा हूँ, गाँव घर की, आप तो देखते होंगे सरकारी नहीं अधिकारियों से जी, मिलते होंगे। नहीं जी, सरकारी बिल्कुल आप नौकरी कहिए, इसलिए बिल्कुल। करनी है सरकारी नौकरी इसलिए करवानी है, काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब काम नहीं करना पड़े इसके लिए सरकारी नौकरी करवानी है। इसका उदाहरण काम करने के लिए बोले घूस लेनी पड़ती है। काम करने के लिए तो घूस लेनी है, बाकी हमको सरकारी नौकरी इसलिए करनी है, क्योंकि पिताजी ने इतना पैसा लगाया है। नौकरी कर लेंगे, 10-15 लाख दे देंगे और जी हम लग कर के आप सोचिए एक एयरटेल की सिम लेने आप जाते हैं। आपको जब जाते हैं आप प्राइवेट दुकान पर तो आपको कहता है, "सर आइए बैठिए और बैठिए करण सर, आप लीजिए सिम, किसकी आपको चाहिए?" आप लेते हैं। आपको चाय-पानी भी पूछता है, आपको भेजता है। ये हो गई निजीकरण की दुकान। सिम आपको दी, बिल्कुल। बाकायदा नहीं होने दी। यहीं आप जी, पहुँच गए बीएसएनएल की दुकान पर। भई बीएसएनएल के सरकारी जी। दफ्तर में, दुकान नहीं वो तो दफ्तर है। अब आपने कहा कि जी, मुझे जी, जी। चाहिए, अब उन्होंने कहा अच्छा, अब आप उनको सर कह के संबोधित कर रहे हैं। हालाँकि वो जनता के नौकर हैं, फिर भी आप उनको बोल रहे हैं, "सर, मुझे सिम चाहिए।" जी, बिल्कुल। अच्छा, जी, जी। चाहिए तो आप अपना राशन कार्ड, आप अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड लाओ, फॉर्म भरो, 3 दिन बाद आना या शाम को आना। मतलब आप अपना समय खराब जी। करके जा रहे हो। आप सिम ले रहे हो कि गन का लाइसेंस आप माँग रहे हो। इन अधिकारियों ने नहीं, पूरा बिल्कुल। का पूरा मजाक सिस्टम का बनाया हुआ है। एक अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 सरकारी विद्यालय बंद होने जा रहे हैं। जी, भाजपा ही जी, नहीं बिल्कुल, कांग्रेस बिल्कुल। जितने राज्यों में हैं वहाँ सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। यही निजीकरण पर कल को चढ़ेंगे और वो अपनी फीस रखेंगे बिल्कुल, अच्छी खासी। क्यों बिल्कुल, विद्यालय बिल्कुल। कम हुए, इनके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं हुए? क्यों सरकारी जब टीचर बैठते हैं, क्यों उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ? एक ₹2500 लेकर के एक महिला जो खाना बनाती है, उसी विद्यालय में वो 2500 से खुश है और ये जनाब 75,000 में भी खुश नहीं है। इनको क्या किया जाए? 75 लाख दे दिया जाए क्या? काम तो इनका 75 पैसे का भी नहीं है। कम से कम खाना बनाने वाली तो गर्मी में खाना बनाती है। कम से कम बच्चों को खिलाती है, भोजन कराती है। 2500 में 3000 में ही खुश है। 2 ढाई हज़ार ही कहीं मिल रहा है। शुरुआत तो 1500 से ही जी, हु हुई होगी। आप इस बात से जी, जी, सहमत होंगे? बिल्कुल। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं बिल्कुल, 2500 से हमारा 15,000 आप कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैं सरकारी बिल सबसे पहले बदलाव ये होना चाहिए कि हर सरकारी दफ्तर में कैमरे लगने चाहिए। जी, ऑडियो, बिल्कुल। वीडियो की रिकॉर्डिंग उपलब्ध लोगों के लिए होनी चाहिए, ताकि चाहे वह थाना हो, चाहे कोई भी जगह हो, इन चीज़ों की डिमांड होनी चाहिए। सरकारी सिस्टम सुधारने की तो बात हो। नौकरियाँ तो हम बिल्कुल, 70 बिल्कुल। सालों 70 सालों से जी, टैक्स जी। भरा जा रहा था, नौकरियों पर पल रहे थे, इसलिए निजीकरण क्योंकि ये लोग सुधरेंगे नहीं। निजीकरण का क्या मतलब जी, है? जी। हम निजीकरण से खुश हैं। मैं अगर एक पल के लिए मान लूँ, ठीक है, हर व्यक्ति उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, इससे भी सहमत हूँ। क्योंकि एक गरीब है, वो रेलवे स्टेशन पर जाकर के ₹50 की टिकट कटवा कर के नहीं इंतज़ार कर सकता। अब उसके रिश्तेदार आए हैं, वो जाएगा वहाँ, वहाँ टिकट होनी चाहिए, नहीं तो 500 का चालान काट दिया जाएगा। बिल्कुल गलत जी, है, मैं बिल्कुल। मानता हूँ। लेकिन इससे भी तो सहमत आपको होना पड़ेगा कि इन्हीं लोगों के लिए आंदोलन कितने किए पार्टियों ने। क्या कभी आपको पता है जो पार्टियाँ हैं, उनको पता है कि अगर रेलवे स्टेशन पर कचरा है तो कभी धरना प्रदर्शन सुना है रेलवे स्टेशन पर किया है किसी पार्टी ने? कभी नहीं। क्या इन्हीं पार्टियों को ये पता है, इस देश के अंदर कि खनन कहाँ होता है? लकड़ी की कटाई कहाँ होती है? क्या ऐसी जगहों पर जाकर के धरना प्रदर्शन किया कभी किसी पार्टी ने? नहीं किया। क्योंकि जब तक ये विपक्ष में रहते हैं, तब तक इनके लिए ये आय के स्रोत हैं और जैसे ही सत्ता में आते हैं, ये इनके आय के संसाधन बन जाते हैं। ये कमाई का ज़रिया बन जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सुधार पर बातचीत नहीं होनी चाहिए? पुलिस पर कितनी बातचीत होनी चाहिए थी? इसको लेकर के बातचीत नहीं हुई कि एसएचओ के कैमरे तक, घर तक भाई जहाँ रह रहा है वहाँ तक कैमरे लगाए जाएँ। ये जो 2 नंबर की जो घूस है वो लेकर के ये सब कब बंद होगा? ये बंद होना चाहिए कि नहीं? अगर पुलिस व्यवस्था सुधरे इस देश में तो बहुत कुछ सुधर सकता है। समय से काम भी हो, अधिकारियों को जी, जी, मैं बिल्कुल जी, आपकी बातों से सहमत हैं। जो भ्रष्टाचार का एक जाल पूरे देश में मकड़ी के जाले की तरह फैला हुआ है, इसको ज़रूर रोका जाना चाहिए और हमेशा हम लोग ऐसा नहीं है, आप हरदोई कभी आएँगे तो आपको जानकारी मिलेगी क्योंकि मेरे कहने से और आप जब लोगों के बीच में जाएँगे, उनसे जानेंगे तो वो बेहतर होगा। जैसा कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं हुए। नगर पालिका के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किए। जो जल-भराव होता है ज़मीन के सड़कों पे, नगर पालिका वहाँ पे लगती है, लेकिन रोडों का भराव मतलब लगभग 2-2 फीट पानी भर जाता है। मैं देखता हूँ कि जो भी
कुछ ऐसे खुले मैदान हैं जहाँ पे गंदा कूड़ा डाला जाता है, जिससे कि कुपोषण और बीमारी जैसी चीजें फैलती हैं। और मैंने कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी जिनको मैंने भ्रष्टाचार के उसमें देखा और संलग्न पाया, उन लोगों के खिलाफ भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया। और कई पुलिस कर्मियों को, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एसपी साहब हैं नीरज कुमार जादौन जी, बहुत ही बेहतर इंसान है और वो हमेशा न्यायिक बात करते हैं, जो भी बात करते हैं न्यायपूर्वक बात करते हैं। और उन्होंने कई मेरे मामलों को लेकर के संज्ञान लिया और कई भ्रष्ट कर्मचारियों को उन्होंने पद से भी बर्खास्त किया। सस्पेंड कई लोग पड़े हुए हैं। और भीम आर्मी के लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, हमेशा हर जो भी चीजें हैं। और बहुत जल्दी हमारा एक आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि जो मेरे जिले में एक एग्रीकल्चर महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय बना हुआ है, 6 साल से बना खड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी सुचारू रूप से चालू नहीं किया, वहां पे एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। उस चीज को लेकर के हम लोग बहुत जल्दी एक आंदोलन करने वाले हैं कि अगर वहां पे कृषि महाविद्यालय जो है सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, तो वहां पे नए आय के संसाधन बनेंगे, बच्चे वहां पे एडमिशन लेंगे, उनको भी एक अच्छा अपने को डेवलपमेंट करने का जरिया मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई केशव भाई, ऐसा नहीं है, भीम आर्मी के लोग जहां भी भीम आर्मी को जाना चाहिए जाते हैं। और आप ये भली भांति समझ सकते हैं कि जो भी ये जो आपने बताया भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है, मैं पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग अभी सरकार में नहीं आए हैं। और हालांकि जब आएंगे तो इन चीजों पे भी विचार किया जाएगा कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर देश से कम हो जाए तो काफी कुछ सुधर सकता है। इस बात से मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ, लेकिन भीम आर्मी के लोग हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहते जी। एक बड़ा सबसे हैं। कठिन सवाल है, शायद इसे आप क्या बरसों से जो हल होता आ रहा है और इस पर बातचीत होती रही है कि जाति है कि जाति नहीं। जी कैसे हटाई जाए, कैसे समानता लाई जाए? क्या जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार जारी करते रहेंगे, उनका विरोध कब होगा? ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र जलाइए, तभी जो है जाति हटाइए और नाम के आगे कोई सरनेम मत लगाइए। इस तरह के कानून लाइए, तो शायद जो है बहुत सारा समाज में एक-दूसरे का पता ही नहीं होगा। चीज़ों का जो आस-पास के लोग हैं ठीक है, वो धीरे-धीरे जब 60 सालों में बहुत सारा छुआ-छूत भी खत्म हो गया। अगर छुआ-छूत भी देखा जाए, आज लोग जब जाते हैं पानी पूरी की दुकान पर भी मुझे लगता है कि कोई नहीं पूछता है कि तुम किस जाति के हो या अभी पहले कौन खा के गया। वही वाली प्लेटें पकड़ लेते हैं लोग, खा लेते हैं, कोई छुआ-छूत नहीं। लोग अनजाने में ही सही, वहाँ अनजाना और जाना कुछ ऐसा पहले तो बहुत ज़्यादा था। अभी होटलों में लोग जाते हैं, कोई जातिवाद नहीं है, छुआ-छूत नहीं है। गाँव शहरों में रह गया है थोड़ा बहुत, वो भी धीरे-धीरे शायद समाप्ति की कगार पर ही आने वाली पीढ़ियाँ हैं, बाहर निकल रही हैं, देख रही हैं। धीरे-धीरे सुधार भी जो है होगा, क्योंकि ये सब युवाओं के ऊपर ही है, क्योंकि जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, वन नेशन वन एजुकेशन होगा तो निश्चित तौर पर जो है लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। समानता की बात, वो एजुकेशन से ही जुड़ी है। बच्चे अगर एक ही बेंच पर बैठेंगे, एक जैसी ही बेंच पर बैठेंगे, चाहे 50,000 कमाने वाला व्यक्ति का बच्चा हो और चाहे किसान या मज़दूर का बच्चा हो, वो एक ही बेंच पर बैठेगा बिना भेदभाव के। ये जिस दिन हो जाएगा, जी उस दिन समानता के रूप में आ पाएगी। क्यों डीएम साहब के जी मैं बेटे के साथ में जो है एक दिहाड़ी मज़दूर का बेटा क्यों नहीं बैठ सकता भई? समस्या क्या है? किस लिए नहीं बैठ सकता? क्यों किसी मंत्री के बेटे के साथ में कोई मज़दूर का बेटा नहीं, तो मज़दूर का सिर्फ़ केवल वोट चाहिए, बेटा नहीं चाहिए उसका। वन नेशन वन एजुकेशन की तर्ज पर बातचीत ये होनी चाहिए कि चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई व्यक्ति जो ख़ास करके सरकारी नौकरियाँ कर रहा है, उसके बच्चों को तो ज़रूर सरकारी विद्यालय में डालना चाहिए, ताकि सरकारी विद्यालय भी सही रहे और उनके अंदर भी एक डर बिल्कुल। रहे कि अगर डीएम साहब का बेटा पढ़ रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी का बेटा पढ़ रहा है, अगर ये पढ़ नहीं पाया तो जिला शिक्षा अधिकारी हमारे विद्यालय का क्या करेगा ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, नौकरी खा जाएगा मेरी। पढ़ाएगा, मन से पढ़ाएगा, डिमांड ये भी होनी चाहिए। आने वाले समय में लोग रखेंगे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये 60 सालों में जो चीज़ होनी चाहिए थी, समय के साथ में वो चीज़ नहीं हो पाई है, उसकी भरपाई कहीं न कहीं
मुझे लगता है कि अब शुरुआत जो है एजुकेशन से ही होनी चाहिए और एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है, हमेशा कहा है, जो भी बड़े-बुजुर्ग कह गए, ज्ञान बहुत ज़रूरी है शिक्षा, लेकिन ऐसा भी ज्ञान बहुत ज़रूरी नहीं है कि इतने पढ़ लिख जाओ और डीएम बन जाओ और फिर आप 100 करोड़ की घूस खाओ, देश का बलात्कार करो, इतना भी पढ़ लिख क्या जाना? क्या आपको राष्ट्र से ही प्रेम नहीं रहे, अपने ही लोगों को लूट रहे हो, मार रहे हो, खा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि आप जो है ब्रिटिश हुकूमत की तरह सिर्फ़ हुकूमत करते जा रहे हो। आपके अंदर ज़रा भी शर्म नहीं है, आँखों में जो है पानी कभी नहीं उतरता इस चीज़ के लिए कि देश आज़ाद हो चुका है, आपको अब नहीं करना चाहिए। आपको लोग इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आपको तहज़ीब तमीज़ से बात करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इनमें बदलाव होने की बहुत ज़रूरत है, वो कहीं न कहीं संस्थाओं की कमी है। एक साथ नहीं बैठने के लिए बोले वो उनका बेटा पढ़ रहा है, महीने की 2 लाख फीस दे रहा है और यहाँ एक गरीब का बच्चा पूरे जीवन में 2 लाख फीस देकर के भी अपने बच्चे की लास्ट एजुकेशन तक नहीं पहुँच पाता है। ये वजह मैं मानता हूँ। जी, जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि मैंने इसीलिए वन नेशन वन एजुकेशन की बात की, कि जब अधिकारियों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, विधायकों के बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ेंगे, उसी कॉलेज में गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, तो बिल्कुल सुधार आएगा। और जैसा कि अभी आपने बात कही जो छुआ-छूत की, तो मेरा तो जहाँ तक मानना है जो सबसे नीच अगर कोई जाति है, मेरे हिसाब से, दुनिया कुछ भी सोचती हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे हिसाब से अगर कोई नीच सबसे नीच जाति है, वो है गरीबी साहब। हुँ, गरीबों के साथ में ही भेदभाव किया जाता है। क्या बात है। आपकी 4 फैक्ट्रियाँ चल रही हों, 4 हुँ, कॉलेज चल रहे हों, आप हुँ, किसी भी समाज से आते हो, आपके साथ में चाय पीना हर कोई फ़क्र महसूस करेगा। तो इस चीज़ को हमारे समाज को समझना चाहिए। और अगर गरीबी हो या आपकी सामाजिक तौर पे आपको कोई नुकसान पहुँचा रहा है, हर हुँ, ताले की चाबी है शिक्षा। जी, अगर आप शिक्षित हैं, तो आप काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है और आपकी सामाजिक स्थिति भी सुधर सकती है। इस चीज़ से मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात होनी ही चाहिए। और जो भी हमारे एजेंडे हैं, इन्हीं चीज़ों पे लेके काम भी कर रहे हैं। हुँ, और आगे अगर हम लोग सरकार में आए, तो आप लोग देखेंगे भी, हम लोग कोशिश करेंगे, पूर्णतया कोशिश करेंगे कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात हो। जिससे ये, और जो आपने बात कही जाति की बात, एक राष्ट्र एक कैसे होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ तक मेरा सुझाव है, ना मेरी पार्टी का सुझाव है, ना मेरे संगठन का सुझाव है। ठीक है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, तो देश, हमारा देश भारत है, तो हर किसी के साथ में जाति का टाइटल ना लगा करके हम सभी एक भारतीय टाइटल टाइटल लगाए, यानी कि करण भारती, केशव भारती, या जो भी है, सारे लोग भारतीय लगाए। हम भारत देश के निवासी हैं, भारतीय लगाने जी, शायद बीच में जो है कनेक्शन की प्रॉब्लम जो है आ रही है। तो बात यहाँ भारती की हो रही थी। भारतीय शब्द से जी, भारतीय शब्द से याद आया कि लखनऊ के एक बड़े अखिल भारतीय गौ रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुस्लिम हैं, जी, जी। वर्षों जी, से गौ जी। सेवा करते आ रहे हैं और वो अपने नाम के आगे कलीम भारती ही लिखते हैं, कलीम भारती उनका नाम है, जी, लखनऊ से हैं जी, जी, और बड़े जी, जी, गौ भक्त हैं। जी, तो ये जो आपका सुझाव है जी, जी। वाक़ई बहुत अच्छा है और ये चीज़ अगर हो जाए क्योंकि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। हमारा अभी ज्ञान, मेरी बात हमारा पूरी नहीं हुई। जी, मैं कंटिन्यू कीजिए। भाई मैं कहना चाहता हूँ हुँ, कि हर किसी को भारतीय एक टाइटल कोई भी चुन लीजिए, और मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है कि हम भारत के निवासी हैं, हमें भारतीय हुँ, लगाना चाहिए। जी, जिसको भी देश में रहना है, वो भारतीय लगाए। अगर भारतीय नहीं लगा सकता, तो देश को छोड़ दे, खाली कर दे देश। जहाँ उसे जो लगाना है, वो अपने कहीं भी जाए। हुँ, हुँ, तो एक इससे ना मुझे पता होगा कि आप केशव पंडित हैं, और ना आपको पता होगा मैं करण पाशी हूँ। तो सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जातिवाद का जो एक एजेंडा सरकारों ने बना लिया है, भाई कोई दलित की राजनीति कर रहा है,
हुँ, कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है, कोई 85 की बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और मुझे तो ये लगता है, जो भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, मेरी पार्टी हो या कोई पार्टी हो, हर पार्टी को इस जाति और धर्म की राजनीति ना करके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात करनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो, हर किसी को इन्हीं मुद्दों पे बात करनी चाहिए। इसके अलावा देश को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश की बेरोजगारी घटेगी, जब हमारे देश में अशिक्षा की जो दर है वो कम होगी, जब हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं सही होंगी, तो ऐसा नहीं है, देश आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है कि जो देश के अंदर अभी विश्व स्तर पर जो युद्ध हो रहे हैं, ये फ़िलिस्तीन का, इज़राइल का, ईरान का, इनमें आप कैसे देखते हैं? किस तरफ देश का झुकाव होना चाहिए? क्योंकि युवा वर्ग तो बहुत कुछ लिख रहा है। आप कैसे देखते हैं ईरान को, भारत को और इज़राइल को? अ, मैं समझ नहीं पाया, शायद आवाज कटी, आप दोबारा से जी, बोलें। अभी आवाज़ आ रही है? हाँ, जी जी जी, बताएं। इज़राइल के साथ में फ़िलिस्तीन और जो है ईरान का युद्ध हो रहा है। जी। भारत को किसका समर्थन करना चाहिए? भारत के युवाओं को भी और भारत को किसके साथ में खड़े होना चाहिए? इज़राइल देखिए, के साथ ये हाँ, जी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है। हुँ, इसमें खैर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा हुँ, व्यक्तिगत तौर पे हुँ, कि जिसकी नीतियां सही हों, हुँ, जिसकी नीतियां सही हों, हुँ, भारत देश को उसके साथ में रहना चाहिए। जी, और जिसकी नीतियां सही हो, हर किसी को उसके साथ में रहना चाहिए, युवाओं को भी उसके साथ में रहना चाहिए और हमारे हुँ, देश को भी उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। ठीक है। एक उदाहरण आपको देता हूँ, भारत के अंदर जो है जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन को आज तक हमने सिर्फ़ दिया है। मतलब भारत के लोगों के टैक्स से हमने करोड़ों रुपए उनको दिया, लाखों करोड़ों। मतलब ये समझिए कि मिलियन जी ट्रिलियन डॉलर में हमने दिया होगा, उनके देश को बनाया, मान्यता हमने दी। जी जी हम गैर इस्लामिक राष्ट्र थे, इसके बावजूद भी। सवाल ये उठता है कि उसने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया, जिसे हमने पाला, जिसे हमने पोसा, लेकिन वो तो साँप निकल गया। दूसरा ईरान, 2-2 युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ में और उसने अपने हथियार भेजे पाकिस्तान को। ईरान ने दोनों बार दवाइयाँ भेजी, व्यवस्थाएँ भेजी, चीज़ें भेजी, मतलब ऐसे कि एक भाई की तरह जो है पाकिस्तान में दोनों देश खड़े रहे। इज़राइल आज तक कभी भी और दूसरी और चीज़ है कि फ़िलिस्तीन में हमारे भारत का एक व्यक्ति भी व्यवसाय नहीं करता, नौकरी नहीं करता, 1 पैसे की आमदनी नहीं है उस देश से। अब आते हैं इज़राइल पे, इज़राइल में हमारे लाखों भारतीय व्यवसाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सुरक्षित हैं, कभी भी राष्ट्र का विरोध नहीं, कभी राष्ट्रीय का विरोध नहीं कि वहाँ पर कौन काम कर रहा है? करण पासी जी काम कर रहे हैं, केशव पंडित वहाँ पर जाएँ, स्वागत एक जैसा। उनकी नज़र में हम सब भारतीय हैं, पूरा सम्मान देते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव ये नहीं है कि हिंदू-मुस्लिम के आधार पर। अब सवाल ये उठता है कि हमने 2014 से लेके 2022 तक तो इज़राइल के साथ $40 मिलियन की जो है प्रॉफ़िट कमाई की है। $40 मिलियन हमने कमाया और इज़राइल हमारे साथ ही हमेशा रहा। अभी उन्होंने गलती से उनकी एक टीम ने नक्शा गलत दिखा दिया, तुरंत उन्होंने तत्काल जैसे ही इधर से पता चला तो उन्होंने माफ़ी माँगी कि हाँ, गलती हो सकती है क्योंकि वहाँ नेतन्याहू प्रधानमंत्री तो बैठ कर के बना नहीं रहा है। नक्शे में हो सकता है कि गलती हो गई लेकिन उन्होंने माफ़ी माँगी, आईडीएफ ने। तो अब उसके बाद में क्या होता है कि जो भारत के अंदर रहने वाले जो मुस्लिम अपने आप को कहते हैं कि हमारी देशभक्ति पर सवाल मत उठाओ, हम पर कुछ मत जी कहो। मैं जी। हमेशा कहता हूँ बिल्कुल कोई सवाल नहीं है आपसे, आपसे सवाल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सवाल बनने ही क्यों देते हो? जिस देश ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के उनको हथियार दिए और उन हथियारों से हमारे देश के कितने सैनिक युद्ध में मारे गए होंगे। ऐसे ही ईरान के साथ में हम आई विद फिलिस्तीन या फिर हम ईरान के साथ में सपोर्ट करें। आपको लगता है कि क्या मज़हब बड़ा है या फिर नेशन बड़ा होना चाहिए? क्या रिलिजन बड़ा होना चाहिए? क्या नेशन की बातचीत नहीं होनी चाहिए कि हम राष्ट्र की बात करेंगे जो भारत को जिससे फ़ायदा है, भारतीयों को जिससे फ़ायदा है, हम उस देश के साथ में खड़े होंगे। ये विचारधारा होनी चाहिए या नहीं? जी, देखिए, बिल्कुल जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही बनती है कि हम उस देश जो देश हमारे साथ खड़ा हो,
हमें उस देश के साथ में खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले हमें जाति, धर्म सारी चीज़ें भुला करके हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जब हमारा देश मुसीबत में हो या हमारे देश के नागरिक मुसीबत में हो या हमारे देश के जवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं वो मुसीबत में हो, तो हमें सबसे पहले अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जो उस समय, और आपने देखा होगा सभी पार्टियों ने समर्थन भी किया, हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं एक दूसरे की तरफ से, लेकिन सभी ने समर्थन किया कि हम इस मुसीबत घड़ी में हम अपने मौजूदा सरकारों के साथ में हैं। हमारी बिहार में जो रैली राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय तन सिंह द्वारा चलाई जा रही थी, उसको भी डिले कर दिया गया, उसको भी रोक दिया गया कि इस समय हालात सही नहीं है देश के, इस समय हमें देश के साथ खड़ा होना है। हम जी। जो महाबोध महाविहार आजाद कराने का जो रैली चल रही थी उसको भी वहीं पे। समय भी बहुत कम बचा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि 30 सेकंड में आप अपनी बात जो है कंप्लीट करें। जी। जी, जी, जी। तो हम लोगों ने हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं और देश के साथ में हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे जब भी। और भाई बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने बोला था कि देश को अगर जरूरत पड़ी तो भीम आर्मी का एक-एक सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार है। चलिए, तो आज हमारे साथ में करण पासी जी थे। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवाल जो है आते रहेंगे और बहुत सारे सवाल जो लोगों के हैं, वो हम पूछते भी रहेंगे। आपके मन में भी कोई सवाल है, जैसे आप अगली बार हम जब मुलाकात करें, तो इनसे पूछें कि हरदोई को लेकर के इनका क्या प्लान है, क्या मिशन है? या फिर हरदोई का ऐसा कोई सवाल जो छूट रहा हो, वो भी आप जो है कर सकते हैं। भीम आर्मी पर भी अगर कोई यदि आपका सवाल है, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं अगली बार जो है निश्चित तौर पर करण जी से जो है पूछूँगा, क्योंकि अब वक़्त वही है कि हम सबको धीरे-धीरे नहीं, बहुत तेज़ी के साथ बदलना है। दुनिया बहुत आगे जा रही है। एआई में तब्दील हो गए हैं और हम अभी भी वही पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में लगे पड़े हैं। हमें छोड़ना चाहिए, धर्म हमारा घरेलू विषय है, हम घर में पूजा पद्धति करें। ये होना चाहिए, जी, बिल्कुल। सड़क पर जो चीज़ें हैं, उनको हमें सिर्फ़ विकास की बात करनी चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को समझाना पड़ेगा कि आप राजनीति में धर्म मत लाइए, धर्म से राजनीति आप करिए, तब तो समझ में आता है। क्योंकि राजनीति जी, जी, स्वयं एक बिल्कुल। धर्म है। तो राजनीति जब आपका स्वयं एक धर्म है, तो अपने धर्म से ही आप करिए, दूसरे के धर्मों में दखल-अंदाज़ी ना दें। तो इस कार्यक्रम जी, में बिल्कुल। जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार, नमस्कार और इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे आपका मातरम। भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय बहुजन, जय राम।